तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी जवान को। कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि इस मूवी को एक्सप्लेन करो और कई लोगों ने कहा कि ना करो। अब नहीं करूंगा तो उसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत लोगों ने कर रखी है। मैं वैसे ही लेट कर रहा हूँ, तो आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि आपने इतनी जल्दी क्यों कर दी, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लेट ही कर रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बॉडी नदी से बहते हुए जा रही होती है कि तभी एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है। तो वो अपनी माँ की मदद से उसे अपने गांव ले जाता है। वहाँ एक दादी उसका इलाज करना शुरू करते हुए उसे पूरी तरह से पट्टियों से ढक देती हैं। ये उनका तरीका था इलाज करने का। गांव वाले देवी माँ की पूजा करके जश्न मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ आतंकी आ धमकते हैं और गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी वो आदमी जो कई दिनों से बेहोश पड़ा था, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो भाला लेकर उतर पड़ता है उन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने। वो एक एक करके सभी को धूल चटा देता है। तो सभी गांव वाले उसके आगे झुककर उसका सम्मान करते हैं। पर उस आदमी को ना तो अपना नाम पता था, ना ही अपने बारे में उसे कुछ याद था। वो अपनी याददाश्त खो चुका था। तभी वो बच्चा जो उसे नदी से लेकर आया था, वो कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आप कौन हो ये जरूर पता लगाऊंगा। अब वहां से कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लड़कियों ने एक मेट्रो को हाईजैक कर लिया होता है। उन लड़कियों का नाम था कल्कि, जानवी, हेलना जो कि हैकर थी, लक्ष्मी और ईरम जो कि डॉक्टर थी। तभी जूजू नाम का एक पुलिस ऑफिसर कल्कि के हाथ से बंदूक छीनकर उसको अपने कब्जे में ले लेता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा टकला आदमी आता है जो कि जूजू की थोड़ी सी कुटाई करके उसे खंबे से बांध देता है। वो बूढ़ा आदमी लड़कियों की गैंग का मेन लीडर था, जिसका नाम होता है विक्रम राठौर। वहां मौजूद आम लोगों को डराने और डर का एहसास दिलाने के लिए विक्रम एक बुर्का पहनी औरत को गोली मार देता है। तो सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये आदमी तो कुछ भी कर सकता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए सीनियर ऑफिसर नर्मदा को बुलाया जाता है, जो कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने में माहिर थी। विक्रम नर्मदा से कहता है कि 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात कराओ, वरना ऐसे ही एक एक करके सब मरते जाएंगे। हालात को देखते हुए 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हाजिर हो जाते हैं। तो विक्रम एक नंबर बोलता है, 10,281। किसी को समझ ही नहीं आता कि नंबर का क्या मतलब है। तो विक्रम बताता है कि जब से आप मिनिस्टर बने हैं तब से 10,281 किसानों ने अपनी जान दी है। मुझे 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपए चाहिए। नेताजी कहते हैं कि इतने पैसे हम कहां से लाएंगे। विक्रम कहता है कि चिंता मत करिए, अभी आपके पास एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आएगा। विक्रम वहां पर बैठी आलिया नाम की एक लड़की से कहता है कि अपने पिता को फोन लगाओ और बताओ कि तुम कहां हो। उसका पिता काली बहुत बड़ा व्यापारी था। तो जैसे उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी खतरे में है, तो वो पूरे पैसे देने को तैयार हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इतने अमीर बाप की बेटी मेट्रो से क्यों जा रही थी। तो आपको बता दूं कि वो जा तो महंगी कार में ही रही थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसने मेट्रो ले ली, क्योंकि उसे एग्जाम के लिए लेट हो रहा था और ट्रैफिक सिग्नल से छेड़छाड़ करके जाम लगवाया इसी गैंग ने था। काली कोई बढ़िया व्यापारी नहीं था, बल्कि एक नंबर का गुंडा, काला धंधा करने वाला और सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए कुछ भी कर जाने वाला व्यापारी था। आलिया गुस्से से कहती है कि तुम सब लोग चोर हो, खूनी हो। विक्रम कल्कि को सामने लाता है और उसकी कहानी सुनाता है कि ये अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी, जहां उसके पिता खेती करके घर चलाते थे। कल्कि की परीक्षा का समय हो रहा था, तो पिताजी उसे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन तभी वहां बैंक वालों के गुंडे आ जाते हैं लोन का पैसा मांगने। पिताजी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार खेती हो ही नहीं पाई तो पैसे कहां से लाएं, लेकिन वो गुंडा आदमी उनकी नहीं सुनता, बल्कि गुंडाई करते हुए पूरे गांव वालों के सामने पिताजी की धोती खोल देता है। माँ बेटी दोनों भागती हैं उन्हें बचाने। तो गुंडा कहता है कि आज ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ, बाकी पैसा फिर लेने आऊंगा। पिताजी उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटी की परीक्षा है, रोना बंद करो। पिताजी कल्कि को बस में बैठाने से पहले कहते हैं कि तू अच्छे से परीक्षा देकर आ, तो शाम तक आएगी तो सब ठीक हो जाएगा।
कल्कि के जाने के बाद पिताजी को एक अखबार दिखता है जिसमें लिखा हुआ था कि किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने पर 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पिताजी सोचते हैं कि शायद अब यही एक आखिरी रास्ता है सब कुछ सही करने का, तो वो खुद को रस्सी से लटका कर अपनी जान दे देते हैं। हम देखते हैं कि घर में पिताजी के मरने का मातम मनाया जा रहा होता है कि तभी वहाँ वही गुंडा आ जाता है पैसे मांगने के लिए। अब वो माँ के साथ बदतमीजी करने पर उतर आता है तो कल्कि चुप नहीं बैठती बल्कि फावड़ा लेकर उसकी खोपड़ी खोल देती है। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां विक्रम कहता है कि जिस बैंक ने 40,000 रुपयों के लिए इसके पिता को मरने के लिए मजबूर कर दिया, उसी बैंक ने तुम्हारे पिता के 40,000 करोड़ आसानी से माफ कर दिए। तो हमने वो 40,000 करोड़ जो इस देश का है, इन सब का है, उनसे वापस छीन लिया। कल्कि की दर्द भरी कहानी सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो औरत भी जाग जाती है जिसको विक्रम ने गोली मारी थी, क्योंकि वो भी उसी गैंग की थी। और अब सबको समझ आता है कि ये लोग गलत इंसान नहीं हैं, बल्कि किसी के भले के लिए ये सब कर रहे हैं। पैसे मिलने के बाद अब मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां नर्मदा पूरी पुलिस फोर्स के साथ खड़ी थी उनके स्वागत के लिए। तभी मेट्रो में सवार लोग एक साथ बाहर निकलते हैं, वो भी वैसा मास्क पहने जैसा विक्रम ने पहना हुआ था। पुलिस ने किसी का भी चेहरा नहीं देखा था तो गैंग के सभी लोग उस भीड़ का हिस्सा बनकर वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ नर्मदा को पता चलता है कि वो सारा पैसा किसी एक अकाउंट में नहीं गया है, बल्कि थोड़ा थोड़ा लाखों अकाउंट में गया है। वो पैसा उन किसानों के अकाउंट में गया था जिन्होंने लोन ले रखा था और चुका नहीं पा रहे थे। तो विक्रम ने किसानों के लिए ये सब किया ताकि कोई कल्कि के पिता की तरह वो गलत कदम न उठाए और खुशी से जी सके। अब यहाँ पर खुलासा होता है कि विक्रम जितना बूढ़ा दिख रहा था उतना था नहीं, बल्कि उसने मेकअप कर रखा था। वो 30-35 की उम्र का जवान लड़का था जिसका नाम होता है आजाद। हमें ये भी पता चलता है कि वो सारी लड़कियां महिला जेल में रहती हैं और ऐसे ही मिशन करने के लिए वो चुपके से बाहर आती थीं। ये सब संभव हो पाता था आजाद की वजह से, जो कि उसी जेल का जेलर था, और वहाँ की सभी महिला पुलिस ऑफिसर्स लगभग उसी की तरफ थीं, तो आसान था ये सब कुछ कर पाना। अब हम देखते हैं कि आजाद जेलर कावेरी अम्मा के साथ शादी के लिए लड़की देखने गया होता है। तो वहाँ लड़की नहीं, लड़की की बेटी आई होती है जिसका नाम होता है सुची। सुची कहती है कि मेरी माँ थोड़ा बिजी रहती हैं, इसलिए मुझे भेज दिया और मैं अपनी माँ के लिए पति नहीं बल्कि अपने लिए पिता ढूंढ रही हूँ। आजाद को सुची की बातें, उसकी समझदारी, उसकी क्यूटनेस सब कुछ पसंद आ जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा राजी हो जाता है शादी करने को सिर्फ और सिर्फ सुची के लिए। अब हम देखते हैं कि सुची आजाद को अपना पिता बनाकर स्कूल बुला लेती है टीचर से बात करने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात होती है सुची की माँ से, जो कि और कोई नहीं नर्मदा थी। नर्मदा बताती है कि मैं पहले एक प्रेम बंधन में थी, लेकिन पता चला कि मैं पेट से हूँ। उसने कहा गर्भपात करवाओ नहीं तो शादी नहीं करूँगा, तो मैंने उसे छोड़कर सुची को इस दुनिया में लाना सही समझा। रिश्ता तोड़ा सुची की वजह से, तो रिश्ता जोड़ूंगी भी सुची की वजह से। आजाद सोचता है कि शायद नर्मदा को सब कुछ सच बता देना चाहिए कि वो क्या काम करता है, पर बता नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री एक रैली में भाषण दे रहे होते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल इतने अच्छे बनवाए हैं कि अगर मुझे कोई अभी गोली मार दे तो मैं प्राइवेट अस्पताल नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल जाऊंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि वहां मेरा इलाज हो जाएगा। तभी हवा को चीरते हुए एक गोली मंत्री जी के कंधे को भेदती हुई निकल जाती है। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए। एम्बुलेंस जब प्राइवेट अस्पताल पहुंचती है तो पता चलता है कि मंत्री जी तो इसमें हैं ही नहीं। मंत्री जी लड़कियों के गैंग के साथ थे और उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जो कि एकदम जर्जर हवेली बन चुका था, जहां एक भी सामान नहीं था जो भी अस्पताल में होता है। अब आजाद भेष बदलकर विक्रम राठौर बनकर लाइव जाता है और कहता है कि हमने स्वास्थ्य मंत्री को कब्जे में ले लिया है और उनकी हालत बहुत खराब है, तो क्या अब ये सरकारी अस्पताल इनकी जान बचा पाएगा, जो कि खुद इन्होंने ही बनवाया है। ये लाइव शो हर कोई देख रहा था, तो अब सबके सामने पोल खुल जाती है कि असल में सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। गौर करने वाली बात यह है कि वीडियो में आजाद का चेहरा नहीं दिख रहा था। इस सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए नर्मदा
वही आई थी तो आजाद कहता है कि 3 साल पहले इसी अस्पताल में कुछ हुआ था जिसके बारे में के जॉर्ज जानते हैं, जो कि अभी तो हेड सेक्रेटरी हैं, लेकिन उस समय इस अस्पताल के डीन थे। उनसे कहिए कि वो टीवी पर आकर उस सच को बयां करें, और अगर उन्होंने जरा से भी उसमें झूठ की मिलावट की तो स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक माला तैयार रखना। स्वास्थ्य मंत्री काली का जीजा लगता था, तो उसे बचाने के लिए के जॉर्ज सबके सामने आकर बताता है कि 3 साल पहले उस अस्पताल में कई बच्चों को भर्ती किया गया था जिन्हें इंकेफ्लाइटिस था। हम देखते हैं कि उस वक्त डॉक्टर ईरम ही बच्चों का इलाज कर रही थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की वजह से बच्चों की हालत बिगड़ती जा रही थी। ईरम अस्पताल के डीन के जॉर्ज से विनती करती है कि जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाइए वरना बच्चे मारे जाएंगे, पर सिस्टम इतना घूसखोर था कि ईरम की सुनी नहीं जाती। ईरम अपने बलबूते हाथ पैर जोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आती है, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि सभी बच्चे मारे गए। जितने भी लोग घूस खाए बैठे थे उन सब ने ईरम पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो अपनी ड्यूटी के वक्त नशे में थी और बच्चों की जान उसकी लापरवाही की वजह से गई, न कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से। लोग उस पर थूकते हैं, टमाटर और चप्पल फेंक के मारते हैं, किसने मासूम बच्चों को मार डाला। के जॉर्ज कबूल करता है कि उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और ईरम बेकसूर है। ईरम की कहानी सुनकर नर्मदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। विक्रम कहता है कि मैंने आपको 234 अस्पतालों की लिस्ट ईमेल की है। अगले 5 घंटे में इन सभी अस्पतालों में हर जरूरत का सामान पहुंच जाना चाहिए। 5 घंटे कम थे, पर फिर भी जल्दी जल्दी हर जगह सामान पहुंचाया जाता है और इस तरह से अब विक्रम आम जनता के बीच हीरो बनकर सामने आता है, जो कि वो काम कर रहा था जो सरकार को करना चाहिए। मंत्री का भी इलाज हो जाता है और वो बच जाते हैं क्योंकि गोली मारी ऐसी जगह थी कि उन्हें कुछ हो ना। विक्रम अब डिमांड करता है हेलीकॉप्टर की, क्योंकि इतना बड़ा कांड करने के बाद वो लोग ऊबर करके तो जाते नहीं ना। हेलीकॉप्टर तो आता है, लेकिन उसके साथ नर्मदा भी आ जाती है पूरी फोर्स लेकर और सबको घेर लेती है। तभी वहाँ धमाके होना शुरू हो जाते हैं और एंट्री होती है आजाद की, जो कि आधे मुंह में मास्क पहन कर आता है, जिसे देख के कोई भी पहचान जाता कि वो कौन है, लेकिन मूवी है तो नर्मदा पहचान नहीं पाती। उनके बीच भयंकर भिड़ंत होती है, लेकिन आजाद अपनी गैंग के साथ वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। आजाद का पट्टी वाले लुक का स्केच था नर्मदा के पास, तो नर्मदा अपने जूनियर ऑफिसर ईरानी से कहती है कि एकदम बढ़िया वाले स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और इसे देखकर इसका पूरा चेहरा बनवाओ। कल मेरी शादी है, लेकिन कोई जरूरी बात हो तो कॉल कर देना। अब हम देखते हैं कि आजाद और नर्मदा की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है और वक्त आता है सुहाग रात का। आजाद सोचता है कि आज मैं नर्मदा को सब सच बता दूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता नर्मदा उसके ऊपर बंदूक ताने खड़ी होती है, क्योंकि स्केच आर्टिस्ट ने जो स्केच बनाया वो आजाद से ही मिल रहा था, जो कि ईरानी ने उसे भेज दिया था। इससे पहले कि नर्मदा उसे पकड़ती, वहाँ पर काली के आदमी आ जाते हैं और उन दोनों को उठा के लेके चले जाते हैं। काली का भाई मनीष उन दोनों को खूब मार पीट रहा होता है कि तभी महिला गैंग उन्हें बचाने आ जाती है, लेकिन उनसे भी पहले आ जाता है वहाँ एक और व्यक्ति उन्हें बचाने। सफेद दाढ़ी, मुंह में सिगार, कान में बाली, फुल भौकाल में एंट्री लेकर वो बारी बारी सबको मारते हुए आजाद को बचा लेता है। मनीष पूछता है कि तू है कौन, तो वो कहता है कि विक्रम राठौर, और फिर वो उसे भी गोली मार देता है। काली को जब पता चलता है कि विक्रम ने उसके भाई को मार डाला, तो वो गुस्से से आग बबूला होकर विक्रम को मारने के लिए उतारू हो जाता है। नर्मदा अपनी नौकरी के प्रति पूरी ईमानदार थी और चाहती थी कि वो आजाद को पकड़े। उसे पता चल गया था कि वो लड़कियां जेल में रहती हैं, तो वो सोचती है कि वो कैदी बनकर जेल में जाएगी और उनसे घुल मिलकर सारे राज जान लेगी। नर्मदा जेल जाती है और नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा आजाद धोखेबाज है, उसने मेरा इस्तेमाल किया। लक्ष्मी कहती है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन पहले तुम्हें जान लेना चाहिए कि आजाद कौन है और कौन है विक्रम राठौर।
अब कहानी 1986 में जाती है, जहां हम विक्रम राठौर और उनकी धर्म पत्नी ऐश्वर्या को देखते हैं। विक्रम आर्मी में थे तो उन्हें एक मिशन के लिए भेजा जाता है, जहां से उन्हें कई जवानों और आम नागरिकों को वापस लाना था आतंकियों से बचाकर। विक्रम और उनके साथी आतंकियों पर गोली चला रहे होते हैं कि तभी अचानक बंदूक काम करना बंद कर देती है। अब सब लोग निहत्थे लड़ते हैं, जिसमें कि एक जवान की जान चली जाती है, पर वो लोग बाकियों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जवानों की इस बहादुरी के लिए उन्हें मेडल देने के वास्ते एक प्रोग्राम रखा जाता है, जहां विक्रम कहता है कि जब दुश्मन ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ था तो हाथ में हथियार होने के बावजूद हम निहत्थे थे, क्योंकि हमारी बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था। तो मैं हेड कमांड से विनती करता हूं कि जो हमारी बंदूकों के सप्लायर हैं उन पर एक कमेटी बैठाई जाए, क्योंकि सच बाहर आना जरूरी है ताकि आगे कभी किसी जवान को इस तरह से अपनी जान ना गंवानी पड़े। उन बंदूकों का सप्लायर था काली, जिसे कोई मतलब नहीं था कि उसकी गलती की वजह से देश के जवान मारे गए, बल्कि वो उन्हीं पर इल्जाम लगा देता है कि शायद आप लोग ठीक से चला नहीं पाए इसलिए गड़बड़ी हो गई। विक्रम उसी की कंपनी की वही बंदूक उठाता है और मैनुअल के हिसाब से उसे रिलोड करते हुए काली की ओर शूट करता है, पर वो चलती नहीं। विक्रम कहता है कि हम जवान हैं, अपनी जान एक बार दांव पर नहीं 1000 बार लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तुम्हारी डील हो जाए या तुम चंद पैसे कमा सको, इसके लिए अपनी जान दांव पे लगाना हमें गंवारा नहीं। विक्रम की बात सुनते हुए अब काली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि विक्रम अपने घर जाता है तो ऐश्वर्या और उनके बीच रोमांस करने का माहौल बन जाता है, पर तभी वहां काली अपनी गैंग के साथ आकर उसके ऊपर हमला करके उसे अपने साथ लेके चला जाता है। काली के चमचे पुलिस ऑफिसर ऐश्वर्या से कहते हैं कि तुम्हारे पति पर अब इल्जाम लगाएंगे कि वो देशद्रोही था, यहाँ की जानकारी दुश्मन देश को देता था, बस तुम्हें इस कागज पर साइन करना है। ऐश्वर्या आखिर थी तो विक्रम की पत्नी, तो वो साइन करने के बजाय उसी पेन को पुलिस वाले के गर्दन में घोंप देती है। अब उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां काली उससे मिलने आता है, जो कि बताता है कि मैंने पहले तुम्हारे पति को 5-6 गोलियां मारी और फिर उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया, और अब तुम भी जल्द ही फांसी के फंदे से लटका दी जाओगी। अब हम देखते हैं कि ऐश्वर्या को फांसी के लिए ले जाया जाता है, पर तभी पता चलता है कि वो पेट से है, तो नियम के हिसाब से तब तक फांसी नहीं दी जा सकती थी जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। जेल में सभी महिलाएं विक्रम की जांबाजी और देश के प्रति वफादारी को अच्छे से जानती थीं, तो वो ऐश्वर्या का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। दिन महीने बीतने के बाद आखिरकार ऐश्वर्या को एक लड़का होता है, जिसका वो नाम रखती है आजाद। धीरे धीरे 5 साल भी बीत जाते हैं और अब समय आ जाता है फांसी का। जाने से पहले ऐश्वर्या अपने बेटे से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि बड़े होकर तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारे पिता देशद्रोही नहीं देशभक्त थे। इस जेल में बहुत सारी माएं हैं जो मेरी तरह बेकसूर हैं, तो बड़े होकर तुम्हें इनकी मदद करनी है। तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन बड़े होकर जेलर कावेरी अम्मा तुम्हें सब समझा देंगी। ऐश्वर्या आखिरी बार अपने बेटे को गले से लगाती है और फिर इसके बाद उसे फांसी दे दी जाती है। लक्ष्मी बताती है कि कावेरी अम्मा ने आजाद को गोद लिया, उसे पढ़ाया लिखाया और इस जेल का जेलर बनाया। उसने हम सब में अपनी माँ को देखा और एक जिम्मेदार बेटे की तरह हमारा साथ दिया। आजाद को जब होश आता है तो वो अपने सामने अपने पिता और उनके साथियों को पाता है, और साथ में जूजू को भी, जिसे उसने मेट्रो में पीटा था। जूजू बताता है कि जब मैंने तुम्हें मेट्रो में देखा तो मुझे अपने गांव का एक मसीहा याद आ गया, तो मैंने फिर विक्रम राठौर के बारे में जानकारी निकाली, तो मेरी मुलाकात उनके साथियों से हुई, और जो वादा मैंने बचपन में किया था मसीहा की पहचान ढूंढने का, वो पूरा करा। विक्रम कहता है कि इन लोगों ने बताया कि तुम मेरे बेटे हो, पर मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं, पर बाप होने के नाते जो जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए वो निभाई और आगे भी निभाऊंगा। विक्रम को भले कुछ नहीं याद था, पर आजाद ने अपने पिता के बारे में अपनी माँ और आसपास के लोगों से बहुत सुना था, तो वो उन्हें ही अपनी प्रेरणा, अपनी ताकत सब कुछ समझता था, तो उन्हें अपने सामने जिंदा देख उन्हें गले से लगा के रो
पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ईरानी नर्मदा और बाकी लड़कियों को अपने पास बुलाता है और सबके सामने नर्मदा की पोल खोल देता है कि वो तुम लोगों की जासूसी करने आई थी। ईरानी नर्मदा को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैं काली के लिए काम करता हूँ और अब तक सारी जानकारी उस तक पहुँचाते आ रहा था। ईरानी उन सभी को मारने का ऑर्डर दे के सूची को गाड़ी में बैठाकर कहीं और भेज देता है। विक्रम और आजाद को जब ये पता चलता है तो विक्रम सूची को और आजाद नर्मदा और लड़कियों को बचाने निकल जाता है। विक्रम और उनके साथी गुंडों से लड़के सूची को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। आजाद भी ईरानी से मार कुटाई करके सबको बचा लेता है, पर इस लड़ाई में लक्ष्मी को गोली लग जाती है। जल्दी से उसका इलाज करके उसे बचाने की कोशिश की जाती है, पर अफसोस वो बच नहीं पाती। नर्मदा को अब एहसास हो गया था कि आजाद और विक्रम गलत रास्ते पर नहीं हैं, बल्कि जो वो कर रहे हैं वो देश के लिए सही है। तो अब लक्ष्मी के जाने के बाद वो उसकी जगह ले लेती है। काली अब राजनीति में उतरने वाला था, तो अगर वो मंत्री बन जाता तो सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाता। फिर वो हर तरह का बिजनेस कर सकता था मंत्री के पावर के साथ। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों पैसा लगता है, जो कि उसने विदेशी गुंडों से उधार लिया था, ये कह के कि वो जीत गया तो वो उन्हें भारत में जमीन देगा कंपनी खोलने के लिए। तो उसके इस प्लान को रोकने के लिए आजाद प्लान बनाता है कि जिस ट्रक में काली का पैसा जा रहा है उसे हम लूटेंगे ताकि वो इलेक्शन कभी न जीत पाए। अगले दिन आजाद अपनी नारी गैंग के साथ ट्रक लूटने निकल लेता है, लेकिन काली के गुंडे उन पर हावी पड़ते हैं, तो विक्रम राठौर को आना ही पड़ता है उन्हें बचाने। विक्रम उन्हें अपने पीछे लगा लेता है ताकि आजाद ट्रक लेकर निकल जाए, और इस चक्कर में विक्रम और उसके साथी काली के गुंडों द्वारा पकड़े जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आजाद विक्रम राठौर के गेटअप में तैयार होकर फिर से लाइव आता है, लेकिन इस बार वो अपना चेहरा ब्लर नहीं करता। उधर काली उन लोगों को टॉर्चर करने में लगा था कि तभी वो देखता है कि टीवी में भी विक्रम और यहाँ भी विक्रम। ये क्या लोचा है। विक्रम का साथी कहता है कि जो टीवी में है वो सिम्बा है और ये है मुफासा, मतलब कि वो बेटा है तो ये उसका बाप है। काली कहता है कि इसको तो मैंने मार दिया था, तो ये जिंदा कैसे है। साथी कहता है कि इसका मरने का मूड नहीं था, लेकिन अभी उसे कुछ याद नहीं। अब नर्मदा तो इनकी साइड हो गई थी, तो अब नए पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जिनका नाम होता है ऑफिसर माधवन, जो कि थोड़े मजाकिया टाइप के थे। आजाद माधवन से बात करके कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ पेपर्स भेजे हैं, उस पर मुझे हेड ऑफ स्टेट के हस्ताक्षर चाहिए। सरकार को मेरी डिमांड पूरी ही करनी होगी क्योंकि मेरे पास उनकी बहुत नायाब चीज है। आजाद दिखाता है कि उसने सारी ईवीएम मशीन्स चोरी कर ली हैं, जिससे कि अब इलेक्शन हो ही नहीं सकता। आजाद तो काली के पैसे चुराने गया था, लेकिन नर्मदा को भेज दिया था ईवीएम मशीन चुराने। ईवीएम मशीन ऐसी होती हैं कि वो आसानी से या जल्दी बनती नहीं, तो सरकार के लिए वो बहुत कीमती थी क्योंकि उनके बिना कुछ भी होना मुमकिन नहीं था। हेड ऑफ स्टेट कहते हैं कि ईवीएम मशीन के बदले वो चाहता है कि हम देश भर की 53 फैक्ट्रीज को हमेशा के लिए बंद कर दें। वो उन फैक्ट्रीज को बंद करना चाहता है जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है और उन फैक्ट्रीज के आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। सभी से सलाह लेते हुए वो इस काम को सही समझ के कागज पर साइन कर देते हैं और उधर आजाद मशीन लौटाने के लिए राजी हो जाता है। लक्ष्मी का परिवार शायद भोपाल गैस ट्रेजेडी में मारा गया था, तो इसीलिए आजाद ने इस बार ये कदम उठाया ताकि आगे कोई भोपाल गैस कांड ना हो। अब आजाद सबके सामने लाइव आकर मेकअप उतार के अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहता है कि मैं आपके जैसा आम इंसान ही हूँ। मेरी आखिरी और सबसे अहम डिमांड आपसे है। ये जो आपकी छोटी सी आदत है हर जगह उंगली करने की, फिर चाहे वो राशन लेते समय हो या कपड़े खरीदते समय, आप हर चीज में उंगली करते हैं। उंगली करना मतलब आप सवाल करते हैं कि कहीं चावल में कंकड़ तो नहीं, कहीं आटे में मिलावट तो नहीं, मच्छर मारने वाला कॉइल मच्छर तो मारेगा ना, ज्यादा धुआं तो नहीं करेगा। ऐसे ही हर वक्त हर जगह आप सवाल पूछते हो, लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते। डर, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने के बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे अगले 5 साल तक मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो उनसे। अगर आप ऐसा करोगे तो देश के हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए किसी विक्रम या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है।
आजाद की बातें सुन के उसे देख रही जनता ताली बजाने लग जाती है, क्योंकि उसने जो बोला तो सही था। आजाद और बाकी सब वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहां काली आ धमकता है। काली आजाद और विक्रम को खूब मारता है। वो विक्रम को मारने के लिए उसके ऊपर बंदूक तान देता है, पर वो चलती ही नहीं। काली बार बार रिलोड करके चलाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी विक्रम का दिमाग टनकता है कि ये चीज तो पहले भी हो चुकी है। उसे धीरे धीरे सब याद आने लग जाता है कि वो कौन है, काली कौन है और उसने उसकी पत्नी और उसके साथ क्या किया था। काली आजाद को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि तभी विक्रम उसका हाथ पकड़ के कहता है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। फिर उसके बाद विक्रम उसकी अच्छे से धुलाई करता है। बीच में काली का बाहुबली जैसा बॉडीगार्ड आता है, पर वो लोग उसे भी निपटा देते हैं। अब वो लोग उसे वैसे ही मारने का सोचते हैं जैसे उसने आजाद की माँ को मारा था, यानी कि फांसी से लटकाकर। काली उनके सामने डील रख रहा होता है, पर वो ना समझ नहीं जानता था कि ये लोग बिकाऊ नहीं, उसे फांसी से लटकाकर उसकी कहानी यहीं पर खत्म कर देते हैं। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि गैंग के सभी लोग किसी अनजान जगह पे रह के आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर माधवन शुरू से ही आजाद के साथ मिले हुए थे उसके प्लान में। आजाद अपने पिता विक्रम से कहता है कि बहुत हो गया आराम, अब काम करने की बारी आ चुकी है, यानी कि अब वो अगले किसी बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहे थे। इसका अगला पार्ट भी बनेगा, यही हिंट देते हुए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हर जगह से सुनाई दे रहा होगा कि लोगों को फिल्म कितनी पसंद आ रही है और कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रही है। एक समय था जब एसआरके की सारी मूवीज फ्लॉप होती जा रही थी, लेकिन जब समय आया कि लोगों ने बॉलीवुड मूवीज देखना धीरे धीरे कम कर दिया, तब एसआरके की मूवीज ब्लॉकबस्टर जा रही हैं। इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जब आपको बार बार लगातार मुंह की खानी पड़ रही हो तो हार ना माने, अपना काम करते रहें, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। ये साल एसआरके के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। पहले पठान हिट हुई और अब जवान, और इसी साल के अंत में आने वाली है डंकी, जो कि मुझे लगता है कि वो इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म की कहानी बिल्कुल भी नई नहीं है, वही पुरानी कहानी है कि देश को लूटा जा रहा है और फिर कोई मसीहा बनकर आता है देश को बचाने। कहानी वही है, पर उसे जनता के सामने रखने का तरीका बढ़िया था, इसीलिए लोगों को मूवी पसंद आ रही है। फिल्म को इस तरह से बनाया गया है कि लोग इमोशनल भी होते हैं, जोश में भी आते हैं और कुछ सीख के भी जाते हैं। मतलब जनता जो एक मूवी से उम्मीद करती है कि उसमें एक्शन हो, ड्रामा हो, इमोशंस हो, गाने हो, कॉमेडी हो, वो सब कुछ इसमें मिल जाता है, वो भी सही मात्रा में। तो मास ऑडियंस का पैसा वसूल हो गया इस मूवी को देखकर। थोड़ी थोड़ी कुछ जगह गलतियां हैं, पर जब इतनी बड़ी मूवी बनाई जा रही हो तो गलतियां होना तो लाजमी है। जो मास्क वाला लुक एसआरके का था वो थोड़ा और बेहतर होता तो अच्छा होता, क्योंकि नर्मदा ने आजाद को काफी करीब से देखा था। तो अगर वही इंसान आधा मुंह ढक के आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि पहचान ही ना पाए। काली विक्रम को 6-7 गोलियां मारकर प्लेन से नीचे गिरा देता है। सबको पता है कि असल में अगर ऐसा हो तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर कचुम्बर बन जाएगा, भले पानी में गिरे। पर मूवी है तो कुछ भी हो सकता है। लास्ट में जो मैसेज दिया गया है कि सोच समझकर सवाल करके वोट दो, वो सही तो था, लेकिन हल्का हल्का लगा कि मौजूदा सरकार को तंज कसा जा रहा है। पर इसमें गलत क्या है, सही तो है। जो मौजूदा सरकार है सब उसके कंट्रोल में है, तो जब कुछ गलत होगा तो जवाबदारी और उम्मीद उसी से होगी, तो सवाल करने में बुराई क्या है। हम सबको पता है कि हम कितना भी देख लें पर हर पार्टी में सब भ्रष्ट बैठे पड़े हैं, तो हमें अच्छा नहीं जो कम बुरा हो वो चुनना है। अच्छाई तो भूल ही जाओ, क्योंकि सब मंत्री लोग 1-2 मर्डर करके या किसी केस में फंसे पड़े हैं। फिर चाहे आप कोई भी पार्टी ले लो, तो सवाल तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि काम आपके हिसाब से हो, फिर चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। अब लोग कहेंगे कि आपका झुकाव थोड़ा बाईं तरफ है, पर ऐसा है नहीं। जब बाईं तरफ वाली सरकार थी तब मैं छोटा था, समझ नहीं थी। जब समझ आई तो दाईं सरकार ने कमान संभाल रखी थी, तो जो है उसी से तो उम्मीद करूंगा। और अगर गलत होगा तो सवाल तो उठेंगे ही, और अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ बढ़िया होता है तो वाहवाही भी होगी। अगर अब भी बाईं वाली सरकार होती तो शायद तब भी ऐसे ही सवाल होते। तो चाहे दाईं हो या बाईं हो, सवाल करना तो बनता है, क्योंकि जब हमने उन्हें उस
पद पर बैठाया है तो जवाब की उम्मीद भी उन्हीं से होगी। अब एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान के लिए कुछ कहने की जरूरत है नहीं। आप सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं। 57 की उम्र में जवान बनकर वो हमें एंटरटेन कर रहे हैं, तो समझ ही सकते हैं कि उनमें कितना जोश और जुनून है अपने काम को लेकर। इस मूवी का विलन काफी ज्यादा फीका लगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि विजय सर दमदार कलाकार हैं, पर विलन का कैरेक्टर जैसा लिखा गया वो विलन जैसा फील नहीं देता। हंसी मजाक करने वाला, अजीब हरकतें करने वाला बना देने से कोई जोकर वाला विलन नहीं बन जाता। पठान का विलन जिम इस वाले विलन से काफी ज्यादा बेहतर था। वहीं जितनी भी लड़कियां थीं उन सब का काम बढ़िया देखने को मिला। नयनतारा तो काफी लोगों की क्रश बन चुकी हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में थे सबने अच्छा काम किया है। आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन तो सुन ली है, लेकिन अगर आप थिएटर जाकर इस मूवी को देखते हैं तो मजा ही आ जाएगा और फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो अगर आपके पास पर्याप्त पैसा और टाइम है तो इस मूवी को जाकर देखिए और थोड़ा सा मनोरंजन प्राप्त करिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन जवान मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई बात है या कुछ कहना चाहते हैं या वीडियो कैसा लगा या कुछ खराबी थी तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आप लाइक और कमेंट जरूर करा करिए क्योंकि उसे देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का, क्योंकि पता चलता है कि लोग देख रहे हैं वीडियो, लोगों तक वीडियो मेरी पहुंच रही है तो उससे अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।